बेटा फर्स्ट ईयर क्लास के लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ है और इन जो क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं वो आपको लिंक पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शॉर्ट में देख लीजिए। एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और फिर वो 90 डिग्री लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेती है। तो चलिए, तो मैंने डायरेक्शन ले लिए। तो नॉर्थ की तरफ एक कार जा रही है इस तरह से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और फिर वो लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेती है, ठीक है ना, 90 डिग्री इस तरह से। तो स्पीड तो चेंज उसकी नहीं हो रही है, फिर बाद में टर्न लेने के बाद भी स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर ही है। तो आपसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बता दीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए, ये जा रही थी, इसको आप v1 कह लीजिए, इधर की तरफ वो v1 स्पीड से जा रही थी। चलो मैं लिख दूँ यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में इधर जा रही थी ऐसे v1 वेलोसिटी से, फिर ये लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेती है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। एक्चुअली बच्चे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से सुन लीजिए, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v पूछ रहा है। डेल्टा v क्या होगा, v2 माइनस v1, ठीक है ना। तो v2 माइनस v1 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नहीं, तो v2 तो इधर की तरफ आपने बनाया है, ये v2 है, माइनस v1। जरा ध्यान दीजिए बच्चे, v1 इधर है तो माइनस v1 इधर होगा, यह है माइनस v1, ठीक है ना। अब इन दोनों का वेक्टर सम बताने के लिए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बताने के लिए, ठीक है ना, आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होगा ये बच्चे डेल्टा v को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इतना v2 है तो ये भी तो v2 ही होगा। आमने सामने की साइड लेंथ सेम दिख रही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहें डेल्टा v का, तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा दो, ठीक है ना। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मीन्स लेंथ, क्या v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस v1, तो माइनस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, है तो मैग्नीट्यूड ही नहीं। तो मॉडुलस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। देखो अब v1 v2 दोनों कितना है 50-50, तो ये आप लिख सकते हैं 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50√2, 50√2 50 इंटू 1.414। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 70 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 70 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपने पास आ गया, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर है, देखो ऐसे तो है डायरेक्शन, इधर की तरफ साउथ वेस्ट नहीं। अब अगर आप ऑप्शन चेक कर लें तो किसी एक ऑप्शन में लिखा होगा, हाँ जी, बी ऑप्शन 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, इससे मिलता जुलता एक फेमस क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, मान लो बेटा एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, यानी इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड पार्टिकल की एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। समझ लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा भी है, चेंज इन वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। नहीं, कभी किसी टाइम पर वो टॉप पर था, तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन v1 था, ठीक है ना। और क्वार्टर सर्कल पूरा करता है तो यहाँ पर आ जाता है, और 1/4 सर्कल पूरा करता है यहाँ पर आ जाता है, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v2। नहीं, अब कह रहे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी ये आपसे पूछ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा आप ध्यान रखें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1, v2 तो इधर है ही है नीचे की तरफ, अब v1 इधर है, माइनस v1 क्या होगा? ये तो बेटा इधर की तरफ होगा। माइनस v1, ये क्या है? ये v2 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, डेल्टा v आ जाएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, बहुत आसान है। ये डेल्टा v आ गया, ठीक है ना। अब ये माइनस v1, तो ये भी तो माइनस v1 होगा, आमने सामने की साइड से बराबर होगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब बेटा इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब मोशन का मतलब है स्पीड इसकी कांस्टेंट है। स्पीड अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो कांस्टेंट रहेगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह डेल्टा वी क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट माइनस v1, चलो आप मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस v2 स्क्वायर, यही तो। इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ही है v1 मॉडुलस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है देखो, 20√2 का स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर, 20√2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 1 + 1 यानी ये 40 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा वी बेटा कितना आ गया? डेल्टा वी आ गया यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बच्चे ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है ना। तो आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस आप आदत डाल लें चेंज इन वेलोसिटी वाले। पहला क्वेश्चन बढ़िया था, दूसरा भी बढ़िया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अगर नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट की तरफ टर्न करना, राइट की तरफ टर्न करना न समझ में आए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप अपनी बॉडी को नॉर्थ की तरफ रखिए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर आप लेफ्ट की तरफ टर्न होके देखो 90 डिग्री, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर चला जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है। ये तो बेटा टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। ये ग्राफ बच्चे कुछ इस तरह से गिवन है, ये t0 टाइम है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन लिखे हैं, कह रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। पहले ऑप्शन में कह रहा है द पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव x एक्सिस। नहीं, देखिए कॉन्टिन्यूसली गोइंग, देखो बच्चे मान लो यहाँ पर से तुम पार्टिकल के मोशन को देख रहे हो, यहाँ पर आपकी आई है। तो पार्टिकल मोशन में, कोई भी बॉडी मोशन में कब कही जाती है? जब किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। जैसे मेरी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो आप क्या कहोगे? सर मोशन कर रहे हैं, मोशन में हैं। अगर हमारी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज ना हो तो हम क्या है? रेस्ट में हैं। देखो बच्चे,
यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहीं पर है, ठीक है। टाइम थोड़ा सा हुआ, पार्टिकल कहाँ पर आ गया, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, इतने टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर आ गया। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, पार्टिकल ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए। अच्छा बाकी कुछ टाइम और भी था, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप समझ लो। तो t1 टाइम पर पार्टिकल ओरिजिन पर यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर था, नहीं, t1 टाइम पर पार्टिकल ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, आप ऐसा समझिए। t1 टाइम पर पार्टिकल इतनी डिस्टेंस कवर करता है, t2 टाइम पर पार्टिकल इतनी डिस्टेंस कवर करता है, t3 टाइम, इसको t3 मान लीजिए, यहाँ पार्टिकल इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है, यानी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो बच्चे ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक तो पार्टिकल मोशन में है, अलग अलग पार्ट हम समझा रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल क्या है, मोशन में है, नहीं, ओरिजिन से लेकर ए तक, यानी ओरिजिन से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t0 तक पार्टिकल मोशन में है, क्योंकि इस टाइम की रेंज में पार्टिकल की जो पोजीशन है लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पर है, फिर टाइम बीता यहाँ आ गया, टाइम बीता यहाँ पर आ गया। t0 के बाद पार्टिकल की पोजीशन एट t इज इक्वल टू t0 यहाँ पर इस डिस्टेंस पर है। थोड़ा टाइम और बीता, कहाँ पर है, यहाँ पर, थोड़ा टाइम और बीता, कहाँ पर है, फिर से यहाँ पर, थोड़ा टाइम और बीता, कहाँ पर है, फिर से यहाँ पर, नहीं। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये रेस्ट, क्यों, t0 टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, वो हिल तक नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ रेस्ट है और ये रीजन बच्चे इसका मोशन का है। अब देख लीजिए, आप चारों ऑप्शन पढ़िए, एक ना एक सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कह रहा है पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग, ना, कॉन्टिन्यूसली गोइंग कहाँ बच्चे, 0 से t0 तक तो ये मोशन में है, एंड देन फिर ये रेस्ट में आ जाता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, कुछ टाइम तक के लिए मोशन करता है, फिर आगे ये रेस्ट में चला जाता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम t0 एंड देन बिकम कांस्टेंट, भैया यहाँ से तो ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं यहाँ पर, इसने कह रहा है कुछ समय के लिए शुरुआत में इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं, यहाँ से तो यहाँ तक ये रुका हुआ है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ से हो जाएगी। डी में कह रहा है पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स, t0 टाइम तक तो ये मूव करता है एंड देन ये रुक जाता है, तो बेटा इसका डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप क्वेश्चन देखिए और सुनिए क्या मैंने समझाया है, उसके बाद आप इसको करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, A person traveling on a straight line moves with uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time, ठीक है ना। देखो बच्चे, एक आदमी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चलता है टाइम t के लिए, और फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी t2 से चलता है टाइम t के लिए। देखिए साफ साफ लिखा है सेम टाइम के लिए, ठीक है ना। कह रहा है एक आदमी है, जरा देख लीजिए क्वेश्चन, पढ़ा आराम से करिए। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, ठीक है। एक आदमी है, ए से बी तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चलता है, मान लो t टाइम के लिए चलता है, फिर आगे के मोशन भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है, लेकिन वो v2 है, और लेकिन सेम टाइम उतना ही टाइम चलता है इतना वो चल चुका था। यानी a से b तक उसने अपनी स्पीड कितनी रखी, v1, और फिर उसने सोचा होगा चलो थोड़ी स्पीड बढ़ा ले या घटा ले, तो स्पीड यहाँ से चेंज कर लेता है, और चेंज होने के बाद अब क्या है v2, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम सेम है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस बच्चे आप कह लीजिए s1 है,
और ये डिस्टेंस कह लीजिए S2 है, ठीक है ना। इसमें V एवरेज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगी, नहीं तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A से B के लिए स्पीड तो V1 है, डिस्टेंस S1 अपॉन टाइम t, तो यहाँ से S1 आ जाएगा V1t। B से C के लिए स्पीड V2 है, डिस्टेंस S2 अपॉन टाइम t, यहाँ से बच्चे S2 आ गया V2t। अब बताओ बच्चे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये 9th में पढ़ा होगा आपने, ये फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल की पहली क्लास है, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, V एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बच्चे क्या है, S1 प्लस S2। टोटल टाइम क्या है, T प्लस T। देख लो यार, ये T है ये भी T, ठीक है। S1 S2 V1T प्लस V2T और T प्लस T 2T। सॉल्व कर लीजिए, T कॉमन ले लीजिए, V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, किसी एक में मिल जाएगा आपको, ये लिखा हुआ A ऑप्शन में आप मार्क कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। तुमको एक हम नोट ही बता दें, एवरेज स्पीड का बहुत गजब का फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। देखो मान लो एक बॉडी A से चलना शुरू करती है B तक। अब इस पूरे मोशन को अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्पीड में कवर करती है, ठीक है ना। S1 डिस्टेंस कवर करती है V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस कवर करती है V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस कवर करती है V3 स्पीड से, और डॉट 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 ऐसे ही है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस, ठीक है, डॉट 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 S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, 4-6 लाइन लिखने से बच जाएंगे आप, ठीक है। क्या है फिर से समझ लीजिए, ये V1 V2 V3 ये एक्सेलरेशन नहीं है किसी में भी, ये सब कांस्टेंट स्पीड है। इसमें जो भी स्पीड है वो सब बच्चे कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो A से B तक वो बिल्कुल एक ही स्पीड से नहीं जा रहे, कुछ 20 किलोमीटर पर आवर से रास्ता कवर किया, फिर सोचा देर हो रही 30 कर दी, तो कुछ दूर तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। तो मान लीजिए S1 डिस्टेंस कवर करता है V1 स्पीड से, S2 कवर करता है V2 स्पीड से, S3 कवर करता है V3 स्पीड से, ऐसे डॉट डॉट। तो पूरे इसके जर्नी में एवरेज स्पीद का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अगर ये आपको याद रहे तो बच्चे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे बिना बहुत कम कैलकुलेशन करके। A person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for distance x। देखो यहाँ से चलना शुरू करता है, v1 स्पीड से चलता है x डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ v1 स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और दूसरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब ये भी x है लेकिन ये v2 से चलता है, ठीक है ना। देखो लिखा है नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, एक आदमी है जो x डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड से और नेक्स्ट x डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चलता है। मुझे लग रहा है एवरेज स्पीड पूछी होगी, जी हाँ एवरेज स्पीड, वही फॉर्मूला लगाना चाहो लगा दो सीधे, v एवरेज क्या x प्लस एक्स अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2, ठीक है ना। समझ गए हो ना, दो ही पाथ है इस बार, आधा ये
तो इनका कोई मतलब ही नहीं, दो ही रास्ते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2x, इसमें से x कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2, x कैंसिल हो गया, 1/v1 प्लस 1/v2। ऑप्शन अगर आपको चेक करना है, ये एवरेज स्पीड v, इन्होंने एवरेज स्पीड को बेटा v से दिखाया है, ठीक है ना। तो देखो बच्चे क्या आ जा रहा है, v इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v। ये किसी न किसी ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पढ़िए और मार्क करिए, पढ़िए मार्क करिए, ठीक है। देखिए, और एक आधे क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करूंगा, वो आप ट्राई करेंगे, ना हो तो हमको बिल्कुल बताइए आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉजिकल है, सोचना है सिर्फ। आ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम, देखो बच्चे एक लिफ्ट है, समझ लो ये ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, मान लो ये लिफ्ट है, ये बेटा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है बच्चे। एक स्टोन है, एक पत्थर, मान लो वो पत्थर दीवार से ऐसे जकड़ दिया गया है, जड़ दिया गया, हिल नहीं सकता, दीवार से कीला लगा के ठोक दिया गया, बस समझ लेना, ठीक है ना। तो जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही तो पत्थर भी तो जाएगा नहीं, जैसे मार्कर मेरी जेब में रखा हुआ है, अगर मैं ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा हूँ तो मार्कर उधर जा रहा है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये मार्कर मेरे साथ इधर जा रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के कांटेक्ट में है, ये निकल नहीं सकते, ठीक है ना। तो जब ये स्टोन इस लिफ्ट से टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट की स्पीड, लिफ्ट की वेलोसिटी जिधर होगी, जितनी होगी उतनी ही स्पीड वेलोसिटी इसकी होगी, पत्थर की। लेकिन जब इस पत्थर को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, नहीं रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना, तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तब तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया, अब ये किसी से बंधा थोड़ी है, तब इसका एक्सेलरेशन होगा g, वो भी डाउनवर्ड, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब तक ये बंधा था तब तो लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में था, लिफ्ट के साथ अटैच था, तो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड सब कुछ वही जो लिफ्ट की, एक्सेलरेशन सब कुछ वही जो लिफ्ट का। अगर इसको हम रिलीज़ कर दें लिफ्ट में, लिफ्ट के साथ जो अटैच था उसको छुड़ा दें, तब तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इस पर लगेगा, नहीं बाकी तो किसी कांटेक्ट में ये है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डायग्राम बना लेते हैं, वही फेमस सा जो आपने हमेशा से पढ़ा है, ये एक्स वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने एक डायग्राम बना लिया, थीटा एंगल पर ये प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड 4 सेंटेंस लिखे हैं, देखिए कौन सा सही है। कह रहा है वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ना एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पर क्या लगेगा, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, टॉप पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पर क्या लगेगा, नीचे, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड। वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इनिशियली इनके बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस थीटा, भाई इतना तो 90 डिग्री है, इतना थीटा है,
तो इनिशियल एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 90 प्लस थीटा। कुछ टाइम बाद वेलोसिटी बच्चे ऐसे हो जाएगी, तब भी देखो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, परपेंडिकुलर है, टॉप पर है। क्यों टॉप पर है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या, इसकी वेलोसिटी तो जानते, इतना तो पढ़ चुके हो ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किधर कितनी होगी? u cos थीटा होगी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? u sin थीटा होगी। नहीं, टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होती है टॉप पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रह जाती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह क्या होती है? u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है ना। तो टॉप पर नेट वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। तो टॉप पर बच्चे जो है नहीं, g और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा इस नीले वाले कर्व के पैराबोला के टेंजेंशियल ही आप दिखाए, इस तरह से ये वेलोसिटी के डायरेक्शन है। आप देख लीजिए कहीं पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल तुम्हें क्या 90 डिग्री नज़र आ रहा है? कहीं नहीं नज़र आ रहा है, केवल एक पॉइंट पर नज़र आ रहा है। वो भी पॉइंट क्या है? एट द टॉप ऑफ पाथ। तो देख लेते हैं। अब ए ऑप्शन में ऑलवेज परपेंडिकुलर गलत है, कह रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा ही परपेंडिकुलर रहती, गलत है। नेवर परपेंडिकुलर, ये भी गलत है। परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, यस। कह रहा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी केवल एक समय रहती है, कहाँ पर? जब वो होता है टॉप पर, ठीक है। तो खैर ये भी आपने समझ लिया, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग पर दिमाग लगाएं, फटाफट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 bullets आर फायर्ड। ओह बच्चे, 2 बुलेट हैं। जैसे मान लो आप अपने घर की छत पर हो, अपने भाई के साथ, खिलौने वाली गन है आपके दोनों के पास। एक ने हॉरिजॉन्टली एक बुलेट को फायर किया स्पीड u1, दूसरे ने यहीं से एक बुलेट फायर करी स्पीड u2 हॉरिजॉन्टली। दोनों ने हॉरिजॉन्टली बुलेट्स को फायर करा u1 और u2। कह रहा है ग्राउंड से कौन सी बुलेट पहले टकराएगी, इसकी हाइट h कह लीजिए। नहीं तो ये पहले के लिए और दूसरे के लिए, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, पहले के लिए भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग शुरुआती 0, क्योंकि जितनी भी वेलोसिटी बुलेट की शुरुआत में है वो सब है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो बेटा क्या है? 0। इसके लिए इसकी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसकी भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। नहीं तो दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बच्चे सेम है। और ये वर्टिकल मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिसिपेट करेगी। नहीं ये इधर आ रहा है, ये मान लो इधर आ रहा है, जिसकी ज़्यादा स्पीड है, मान लो u2 ज़्यादा है u1 से, ज़्यादा स्पीड है ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, कम स्पीड है कम दूर जैसे जाके गिरेगा। तो जिसकी वेलोसिटी कम है उसका रेंज कम होगा, जिसकी ज़्यादा है उसका रेंज ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और रही बात कितने टाइम बाद गिरेंगे, तो इसको भी h हाइट कवर करनी है। जो ज़्यादा तेज़ है उसको ग्राउंड छूने के लिए उसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में h हाइट नीचे आना है, तो इसको भी h नीचे आना है, दूसरे वाले को भी h नीचे आना है। सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है दोनों को। नहीं और वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम है, कहा जाए तो एक्सेलरेशन भी दोनों पर सेम लगेगा जी। नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप मोशन दोनों बुलेट पर डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए दोनों के लिए हाइट सेम,
इसके लिए भी दीवार h हाइट की है, इसके लिए भी h हाइट की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों पर सेम, डायरेक्शन भी सेम। नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? 0। तो हर चीज़ दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में सेम है, तो बेटे दोनों को अर्थ के ग्राउंड से टकराने में सेम टाइम लगेगा। यानी आंसर ये है कि दोनों एक ही टाइम में ग्राउंड से टकराएंगी। यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही है? 9th का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोजेक्टाइल से लिया गया, काफ़ी हल्का है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। तो रेंज जब 15 डिग्री पर फेंका जाए तो वो कितना है बेटा? 50 मीटर। ठीक है ना। तो रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, sin 2 थीटा अपॉन जी। ये बच्चे 50 मीटर। एंगल इसमें दे रखा है कि जब 15 डिग्री पर फेंका जाता है तब रेंज है 50 मीटर। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा की जगह 15 डालो 30 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा ना बेटा यहाँ 50, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 50, तो यहाँ से बेटा यू स्क्वायर बाई जी ये आ गया 100 मीटर। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दो पूछ क्या रहा है। इफ़ इट इज़ फायर्ड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन रेंज विल बी। नहीं, तो अब रेंज कह रहा है कि रेंज बताओ जब ये 45 डिग्री पर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर से वही लगा दो। तो अब कितने एंगल पर कह रहा है रेंज बताओ? 45 डिग्री पर। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 45 रखोगे तो 2 थीटा बेटा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 91 होता है। इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, डाल दो, ये 100 मीटर आ जाएगा। तो आसान न्यूमेरिकल था ये। 10th का डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में 100 मीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है, फेमस है, बढ़िया है, बहुत छोटा है, लॉजिकल है। थोड़ा सा आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम डायग्राम बना लें। क्वेश्चन नंबर 13 का सुन लीजिएगा ज़रा ध्यान से। बहुत छोटा है क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकल है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक पुली तो बेटा यहाँ लगी हुई है इस तरह से, एक पुली इधर लगी हुई है इस तरह से, ठीक है ना। एक थ्रेड है, रस्सी है ऐसे और ऐसे, दूसरे एंड से एक पत्थर को बांध दिया गया है एम मास का, ठीक है ना। फिर इसको नीचे की तरफ दोनों को सेम स्पीड दे दी जाती है u। इसको P कहा है इन्होंने, Q कहा है, इसको M मास का कहा है, ये पुली A है, ये पुली B है। इन दोनों को अगर सेम स्पीड u से नीचे खींचा जाए तो सीधी सी बात है ये वाला M जो है ऊपर उठेगा। इतना तो तुम्हें समझ में आता ही होगा। मान लीजिए किस स्पीड से उठ रहा है, ये v स्पीड से उठ रहा है, ये पूछ रहा है। नहीं, आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों थ्रेड्स को सेम स्पीड से खींचा जाए, नहीं तो ये पत्थर ऊपर उठेगा, तो किस स्पीड से उठेगा ये पूछ रहा है। इस एंगल को अगर थीटा कह लो तो ये भी सिमेट्री से थीटा ही होगा,
नहीं। अब ज़रा तुम ध्यान से देखो बच्चे, ये स्पीड जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है उसी स्पीड से तो रस्सी इधर खींची जा रही होगी, उसी स्पीड से ये भी रस्सी तो इधर खींची जा रही होगी। नहीं, जिस स्पीड से खींचोगे उसी स्पीड से रस्सी आगे बढ़ेगी इधर। इसको खींचोगे यू स्पीड से तो ये यू स्पीड से ऐसे खींचते चली जाएगी। ये स्पीड क्या है? अगर आप यहाँ से वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ले लें, इधर देखो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल समझ लो, होगा वो भी थीटा समझाने के लिए, ये थीटा एंगल है बेटा। नहीं तो u का इधर कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। v का इधर कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। तो v cos थीटा जो कंपोनेंट है वही तो u है, ठीक है ना। बस हो गया, v इज इक्वल टू यू अपॉन कॉस थीटा। नहीं, ये v का कंपोनेंट थीटा एंगल है ना, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा। नहीं तो v cos थीटा जो कंपोनेंट है वही तो u है, तो v इज इक्वल टू क्या? u अपॉन, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन सही है। आसान था, थोड़ा सा बस समझना था। देखो बेटा फिर से थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सुनना है आपको, आराम से सुनिए, समझिए, टिक करिए, ठीक है। बिना समझे आप इन क्वेश्चंस को रटना नहीं भाई, समझ लेना कायदे से। तो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव सेकेंड पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव सेकेंड का देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट वाली सुई पर ध्यान दें, घड़ी की मिनट वाली सुई पर ध्यान दें। इन 1 आवर, मिनट वाली सुई पर ध्यान देना है। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई पर ध्यान दो घड़ी की। इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 आवर में, आप देखो मिनट वाली सुई अगर है, ठीक है ना, यहाँ 12 लिखा हुआ, तो 1 घंटे में तो बेटा ये पूरे चक्कर लगा लेगी मिनट वाली निडल, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। कर 1 घंटे में डिस्प्लेसमेंट 0, तो 1 घंटे में तो जहाँ पर है वहीं पर आ जाएगी। जी ठीक कह रहा है। तो ए ऑप्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक घंटे में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। अगर डिस्टेंस पूछता, रेडियस r अगर होती इस निडल की, तो डिस्टेंस कितनी कवर करता? डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं बेटा, ठीक है। और अगर इसमें डिस्टेंस कहता तो बेटा डिस्टेंस ज़रूर होती 2πr। डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज 0, नहीं, डिस्टेंस तो 2πr है। तो ए ऑप्शन तो सही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। बी ऑप्शन गलत है, डिस्टेंस 0 कह रहा है, वो गलत है। एवरेज स्पीड इज 0, स्पीड तो कभी एवरेज स्पीड 0 तो नहीं होगी, नहीं। सी ऑप्शन भी गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज 0। देखो बच्चे, जहाँ था यहाँ पर निडल थी पहले, इधर की तरफ वेलोसिटी थी, नहीं, फिर आई, फाइनल वेलोसिटी भी इधर की तरफ है, तो v1 भी इधर की तरफ है, v2 भी इधर की तरफ है, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं? सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और आप कह लें डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 आ जाएगा। नहीं, तो डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने v दिखाया। अगर डायरेक्शन अलग होते तो स्पीड भले ही सेम होती, वेलोसिटी हम डिफरेंट दिखाते, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो सेम तभी होगी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, ठीक है। इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होती है, मिनट वाली हो या सेकेंड वाली, आवर वाली सुई हो बच्चे, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ऐसा थोड़ी देर बहुत तेज़ चल रही, फिर धीरे धीरे चल रही, फिर बहुत तेज, ऐसा नहीं होता, कांस्टेंट स्पीड से चलती है,
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो स्पीड का सेम हाई, इस वेलोसिटी का सेम हाई है, डायरेक्शन 1 घंटे बाद, शुरुआत में देखो वेलोसिटी ऐसे, 1 घंटे के बाद फिर से मिनट वाली यही, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। तो बच्चे चेंज इन वेलोसिटी वो 0 ही होगा, तो डी ऑप्शन सही है, जिसमें कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, 2 2 3 3 ऑप्शन सही है। चलो बढ़िया है, आराम से पढ़ पढ़ के आप देखिए, गलत ऑप्शन टिक न करिए, सही ऑप्शन छूटने ना पाए। दूसरा, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज, देखो बच्चे एक्स एक्सिस पर पार्टिकल द्वारा कवर डिस्टेंस है u t-2, t सेकेंड में है, जो s लिखा है ना उसका मतलब 2 सेकेंड प्लस a t-2 का होल स्क्वायर, ये बच्चे लिखा है ना 2 t-2 s मीन सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, ठीक है ना। पहले तो वेलोसिटी के लिए dx/dt, सब लोग जानते हो dx/dt, फर्स्ट ईयर में हो, कुछ बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। देखो अच्छा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ut-2u, इधर देखो a, ब्रैकेट ओपन करो, t² - 4t + 4, ठीक है ना। वैसे तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता, तो ut-2u + at² - 4at + 4a, बच्चे डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे d/dt ऑफ t², तो पावर पहले आ जाएगी, 1 कम हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है d/dt ऑफ t, तो ऊपर जो है नीचे 1 आ जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। d/dt ऐसा टर्म जिसमें t ना हो, यानी कांस्टेंट, ये हमेशा 0, ये 3 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, ध्यान रखें। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dx/dt, तो u क्या d/dt, t ही तो बचा है, इसमें तो t है ही नहीं, 0 प्लस a d/dt t² - 4a d/dt t, और इसमें तो a है ही नहीं, 0, जिसमें a ना t ना हो, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जिसमें t ना हो वो बच्चे कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। अच्छा, dx/dt, डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt, ये बच्चे वेलोसिटी है, देखो क्या होगा, u dt/dt 1 प्लस a, इसको ध्यान दो, बताया तो, ये d/dt ऑफ t² 2t होगा, माइनस 4a, ये dt/dt, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या आ गई, u + 2at - 4a, देखो भाई ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, नहीं, अगर आप कहें फॉर इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझते हैं आप, यानी क्या, एट t = 0, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t = 0। देखो ए ऑप्शन में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u होगी, क्या ये सही है? t = 0 डालो इसमें, क्या देखो वेलोसिटी बच्चे u ही आ रही, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इतनी नहीं, ये गलत है। इनिशियल वेलोसिटी अगर ऑप्शन में लिखा होता क्या t = 0 डाल दो इसमें, तो क्या आएगा u, ये तो 0 हो जाएगा, -4a, u - 4a अगर लिखा होता नहीं तो ये सही होता, ठीक है ना, तो ये सही होता। फिलहाल ए ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करें, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, v = क्या है, u + 2at - 4a, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, dv/dt, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें तो t है ही नहीं, 0 + 2a
इधर t है वो भी केवल t, माइनस इसमें भी a नहीं है 0, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, t ही ना हो तो कांस्टेंट माने ऐसे टर्म को, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। अच्छा dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन, 2a dt बाई dt 1, यानी यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2a। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप a' से दिखा दो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन है 2a, जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a, ना एक्सेलरेशन तो 2a है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन में कह रहा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन a होगा, नहीं तो गलत है भाई, बी ऑप्शन गलत है। अगर ये कहता पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2a होगा तो सही होगा। चलो ठीक है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, सही है। अब डी ऑप्शन देखिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अब पार्टिकल होगा कहाँ, ये तो भाई पोजीशन आपको पूछ रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, किस सेकेंड, किस टाइम पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो अगर हम इसमें डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, अगर इसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दें तो x क्या आ जाएगा, 0 + 0 यानी 0, यानी सही तो कह रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। ये डी ऑप्शन भी सही है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा मिला, मुझे सही ऑप्शन सी वाला मिला, और डी वाला, ए और बी गलत थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समझना बहुत ज़रूरी है इन सारे डिस्कशंस को, केवल आप आंसर तक पहुंचने का उद्देश्य न बनाएं। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या जो थ्योरी सीख चुके हो उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, तो इसको ए ऑप्शन को चेक करने से पहले हम एक चीज़ पूछ लें। जैसे मान लो कोई पार्टिकल आधे सर्कल पर घूमता है, तो हमको बता दो पहले, इसके रेडियस r है, यहाँ से चला यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरी पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक ये पाथ लेंथ क्या है, पथ की लंबाई, पाथ लेंथ, पथ की लंबाई हिंदी में कहते हैं, ये है डिस्टेंस। अब अगर तुम ध्यान दो तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। बच्चे डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं बेटा, और इसको कहते हैं हिंदी में विस्थापन। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है, आप इतना हमको बता दें कौन ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, नहीं तो इधर हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, कौन ज़्यादा है, सीधी बात है डिस्टेंस ज़्यादा है। कह क्या रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो कुछ कहा नहीं है। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज़ नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो बच्चे ये डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा तुम्हारा ज्ञान है भाई, डिस्टेंस के चेंज होने के रेट को हम स्पीड कहते हैं, और इसके चेंज होने के रेट को हम वेलोसिटी कहते हैं। नहीं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड से कम होगा। ठीक है ना, अब पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ नेवर लेस देन, हाँ सही तो कह रहा है, जो स्पीड है कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कभी भी ये कम नहीं होगा, ये ज़्यादा ही होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप जान ही नहीं पाए,
कह रहा है जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से कभी भी कम नहीं हो सकती, ये कभी कम नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगी, ये हमेशा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये कभी कम नहीं, तो ए ऑप्शन तो सही है, ठीक है। बी ऑप्शन ज़रा ध्यान दीजिए, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच dv by dt का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d by dt 0। ज़रा देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने का एम अगर आपने ये बनाया कि फटाफट हमको आंसर तक पहुंचना है, तो ये सब बेकार है क्वेश्चन। अगर आप इनको समझ के एक एक ऑप्शन समझ कर सॉल्व करेंगे, तब बच्चे मेरा एम पूरा होगा इन वीडियोस बनाने का। नहीं, अगर आप फटाफट आंसर्स टिक लगाने के लिए ये सब देख रहे हैं, ये सब असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं तो ये सब बेकार है। खैर, हमको ए ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही मिल चुका है, ठीक है। ये है क्या? ये है क्या? आपको अभी बताया था वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चे स्पीड होता है। तो वेलोसिटी का मॉडुलस ये क्या है? स्पीड। देखो बेटा, हम स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 आ रहा है। डी बाई डी टी ऑफ स्पीड बराबर 0। इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट होगी। पिछले क्वेश्चन में अभी कराया, कांस्टेंट चीज़ को डिफरेंशिएट करते तभी 0। अच्छा, ये क्या है? एक्सेलरेशन, यही तो है। कह रहा एक्सेलरेशन 0 ना हो और स्पीड कांस्टेंट हो। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सर्कुलर मोशन में तो पढ़े हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद करो। इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, हैं? और फिर भी पार्टिकल पर याद करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है। एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है? ठीक है, कह रहा है क्या ये हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never 0 in the interval. Yes. कह रहा है, जरा सुनो, पहले तो समझो क्वेश्चन को, पढ़ा करो, ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है भैया एवरेज वेलोसिटी तो 0 है। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना बेटा, तो एक वेक्टर हमेशा दूसरे वेक्टर के ही बराबर होगा, इसीलिए मैंने 0 पर वेक्टर लगाया है। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का मैं पढ़ रहा हूँ, डी ऑप्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कहाँ था, कौन सा था? तीसरा ही है, हाँ ठीक है। बी हो गया चेक, ए हो गया, सी ऑप्शन पढ़ रहे, डी नहीं सी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल की एक टाइम इंटरवल में 0 है। इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0। अरे क्यों नहीं भैया, एवरेज वेलोसिटी क्या 0 हो सकती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 ना हो। क्यों नहीं पॉसिबल है? आराम से पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है v, ठीक है ना। नहीं, इधर जा रहा ऐसे आया, फाइनल वेलोसिटी किधर हो गई? इधर हो गई, ठीक है। ये आधे सर्कल में घूमा, इनिशियल वेलोसिटी इधर थी v1 और फाइनल वेलोसिटी किधर है? इधर v2। स्पीड कांस्टेंट है मान लो, ठीक है ना। स्पीड मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो v एवरेज वेलोसिटी क्या जाएगी?
v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अपॉन 2, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड हो, नहीं डायरेक्शन अपोजिट है, अगर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट कितना आ जाएगा 0। तो ये तो सी ऑप्शन भी इसका सही है। ठीक है, डी आप पढ़िए और चेक करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस लेक्चर का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट में हैव। क्या किसी बॉडी में ऐसा हो सकता है स्पीड बदल रही हो और वेलोसिटी ना बदल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब कभी स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही। क्यों? वेलोसिटी का मतलब है, वेलोसिटी मीन्स वेग, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, यानी चाल। तो इनमें से कुछ भी अगर बदला तो वेलोसिटी बदल जाएगी। नहीं, इनमें से कुछ भी अगर बदला तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो ए ऑप्शन कह रहा है वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी। स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी नहीं बदल रही, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वेलोसिटी के ही ये दो अंग हैं। मान लो ये पैर है, ये हाथ है, हाथ काट दोगे तब भी शरीर पर फर्क आएगा, पैर काट दोगे तब भी शरीर पर फर्क आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। किसी को भी वेरी कराओगे तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी ही करेगी। नहीं, तो ए ऑप्शन तो भाई गलत है। नहीं, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड ये पॉसिबल है। वेलोसिटी तो बदल रही हो और स्पीड ना बदल रही हो, ये पॉसिबल है। ये सीधा एग्जाम्पल लिखा है, देखो स्पीड मान लो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है। समझ रहे ना बात को? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। यहाँ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के चेंज होने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्यों? डायरेक्शन बदलता रहता है। तो ये जो लिखा है इन्होंने कि वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड सही है। स्पीड, क्या स्पीड को ना बदले तब भी वेलोसिटी बदल सकती है? यस, बदल सकती है। तो इसका बेटा बी ऑप्शन भी सही है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग स्पीड, कह रहा क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो और स्पीड ना बदल रही हो? क्यों नहीं पॉसिबल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो, स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी नहीं बदल रही होती, फिर भी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना? एक्सेलरेशन तो तब होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो बच्चे इसका डी ऑप्शन भी सही है। नहीं, तो ठीक है, आप इसके ऑप्शंस, हर क्वेश्चन के थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के एक एक असाइनमेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन का आप एनालिसिस करें और कोशिश करिए थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव एक एक आप एनालिसिस करें और ऑप्शन कोई ड्रॉप ना करिएगा कि ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया, आंसर सीट देखिए, आंसर मैच कर गया तो वो 3 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।